हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मॉडल पेपर पर डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर में समान ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे और मेरे द्वारा समान ज्ञान और समान हिंदी के ही प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अब इनमें से देखिए कुल 4 सेक्शन है, लगभग 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 4 सेक्शन है। समान हिंदी से मान के चलिए 37-38 क्वेश्चन होंगे, 37 क्वेश्चन होंगे। समान ज्ञान से 38 क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से आपका रीजनिंग से 37 क्वेश्चन होगा और मैथमेटिक्स से आपका 38 क्वेश्चन होगा। तो जिनका रीजनिंग मैथ अच्छा होगा वो लगभग बढ़िया कर ले जाएंगे, क्योंकि समान ज्ञान का कोई और छोर नहीं होता है ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ दे। इसलिए फोकस अधिकतर आप लोग करें समान हिंदी पर और रीजनिंग पर, और कुछ न कुछ मैथ में 37 क्वेश्चन में कम से कम आप 20 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे, तो आप अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस मॉडल पेपर पर। प्रश्न संख्या 1 देखिए, ये हिंदी का है, हिंदी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 1 क्या है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। इनमें से कौन सा युग्म गलत है। अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। इनमें से कौन सा युग्म गलत है। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपना मूल्यांकन करिए कि आप लोगों ने कितना अच्छे से तैयारी किया हुआ है और कितना बेहतर आप कर सकते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। बताइए कौन सा होगा इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये पेन कहाँ चला गया। ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी। तो जो भोजपुरी है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है, बल्कि ये जो आपका भोजपुरी है ये मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी इनमें से पूर्वी हिंदी है, ये बिल्कुल सही है। जबकि ब्रजभाषा और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी की जो है कि प्रमुख बोलियां हैं। तो आपका अवधी पूर्वी हिंदी से संबंधित है, ये सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली भी क्या है, पश्चिमी हिंदी है। लेकिन जो भोजपुरी है वो पूर्वी हिंदी नहीं, बल्कि पूर्वी हिंदी, पूर्वी भोजपुरी को मैथिली और मगही के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। स दंत्य, श मूर्धन्य, फिर श तालव्य, च कंठ। पूछ रहा है कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो देखिए इनमें से जो ये आपका स है इसको दंती स बोला जाता है, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और जो ये आपका जो इसको तालव्य स कहा जाता है, तो यहाँ पर मूर्धन्य दिया है, तो ये तो आपका गलत है। ये श मूर्धन्य स होता है, ये भी गलत है। ये च जो है कि आपका तालव्य होता है, यहाँ कंठ दिया है, ये भी गलत है। तो इस आधार पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा। और आप लोग को यदि वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित वीडियो देखना हो जिसमें सूत्र के माध्यम से बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है, मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती है। स्पर्श संघर्षी कहलाती है, तो इनमें से च, छ, ज, झ ये जो ध्वनि है इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। जबकि क, ख, ग और घ को आप कंठ कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ को आप मूर्धन्य कहते हैं। प, फ, ब, भ को ये आप ओष्ठ के द्वारा ये उच्चरित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। च, छ, ज और झ ये जो व्यंजन है ये व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ और दौड़। तो इन चारों में
आप देखिए तो जो दौड़ है यह एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है और यही समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा है, कक्षा है, भीड़ है, इसके अलावा दल हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, पुंज हो जाएगा, ये सभी किस में आएंगे? समूहवाचक में आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बहुत धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, 75 क्वेश्चन ही होंगे जिसमें से हिंदी और सामान्य ज्ञान को हल किया जाएगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, तो सप्ताह में देखिए 7 दिन होते हैं। जब होते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम, ये उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो ये आप लोग हमारे लिए मध्यम पुरुष हो जाएंगे। अन्य पुरुष का मतलब जो तीसरा व्यक्ति होगा। ठीक है ना, यानी कि मैं, हम उत्तम पुरुष होता है, तुम, आप ये मध्यम पुरुष होता है, वह, वे, यह इत्यादि ये अन्य पुरुष होते हैं। 7वां नंबर है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण पूछा जा रहा है? तो लौटा, पति, प्रवासी, सालों। तो देखिए कि वे शब्द या संज्ञा या सर्वनाम जो किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे पति क्या है? सर्वनाम है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है? तो इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रवासी है। ठीक है, तो यही प्रवासी इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन आपका प्रवासी हो जाएगा। अब 8 नंबर देखिए, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। क्या होता है कि जिस क्रिया का संचालन करता है ना, तो जिस क्रिया का संचालन करता यानी कि जो करता है वो स्वयं करता है, ठीक है, और फल भी कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, ठीक है ना, तो अब आ रहे थे तो ये तो भूतकाल में चला गया। ठीक है, तो आपका ये दोनों क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया, चूँकि ये वर्तमान और भविष्य की बात है, तो ये तो पहले से गलत हो गया। तो अब ये भूतकाल में देखना है कि यह अपूर्ण भूतकाल है या सामान्य भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, तो यह एक अपूर्णता की बात कर रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद 10 नंबर, अमी का तत्सम रूप है अभी, अमृत, अमृत, अमी। ठीक है, तो अमी का जो तत्सम रूप है वो अमृत होता है। ठीक है, इसको आप इसका पर्यायवाची के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अमी का तत्सम अमृत होता है। 11 नंबर है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये आप इसको जरूर ध्यान देंगे कि किस क्वेश्चन में नकारात्मक तो नहीं पूछा जा रहा है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो इसमें दे रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन है, नभ है, अंबर है, अवनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर के लिए वो आपका हो जाएगा अवनी। जो अवनी है ये धरती की या कह सकते हैं भूमि की पर्यायवाची है, जबकि गगन, नभ, अंबर ये सभी आकाश के पर्यायवाची है। इसके अलावा देखा जाए तो व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत ये आदि आकाश के पर्यायवाची होते हैं, जबकि अवनी, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धारित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही इत्यादि ये सभी जो है कि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अब इसके अलावा ये 12 नंबर देखते हैं हम लोग, अवर का विलोम शब्द है। अवर का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, लघु, प्रवर, कनिष्ठ, सुवर। ठीक है, तो अवर का जो विलोम शब्द होता है वो आपका प्रवर होता है, तो राइट ऑप्शन आपका प्रवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लघु का दीर्घ होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं हम लोग
13 नंबर, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति। तो सुधा का अनेकार्थक शब्द पूछा जा रहा है, तो इनमें से जो सुधा का अनेकार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा आपका अमृत और पानी हो जाएगा। ठीक है, अमृत और पानी को ही सुधा कहते हैं, या सुधा का ये पर्यायवाची भी होता है। तो अमृत, पानी, मकरंद, रस, मधु, सुधा, ये सभी क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, अच्छा दिखेगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। तो जिसकी पहले से कोई आशा न हो या जिसकी कोई पहले से आशा न की जा रही हो उसके लिए आप अप्रत्याशित का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और आशातीत क्या होता है? जो आशा से अधिक है उसे आशातीत कहते हैं। आशाजनक क्या होता है? आशा को बढ़ाने वाला आशाजनक होता है। प्रत्याशित क्या होता है? जो आशा के अनुसार हो, है ना, जो जिसकी आशा हो या जो आशा के अनुसार उसे प्रत्याशित कहेंगे। ठीक है, आइए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने में न रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सिर फिर जाना का अर्थ होता है बुद्धि ठिकाने में न रहना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? पढ़ा लिखा होना या पढ़ा लिखा न होना, विद्वान होना, मूर्खता करना, पढ़ा लिखा न होना, इसी का जो है कि अर्थ होता है काला अक्षर भैंस बराबर। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत और श्वेत का अर्थ है, तो श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है और इस स्वेद का मतलब यहाँ पर पसीना होता है। तो अब आप पकड़ लिए होंगे कौन सा सही होगा इनमें से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद और पसीना हो जाएगा। आइए 18 नंबर देखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करें। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी हुई आगे की वीडियो भी आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आइए 18 नंबर देखते हैं। धड़ाक में प्रत्यय है, अक है, आक है, अप है, ओंक है। तो धड़ाक में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो धड़ाक यानी कि आक, तो इसमें जो है कि आक प्रत्यय है। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, फिर यहाँ पर ये सखी धन गमन और सख्या धन गमन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सखी धन आगमन, सख्या गमन है। इसमें कौन सी संधि है बता सकते हैं आप लोग? तो इसमें देखिए यड़ संधि है। यड़ संधि का क्या नियम होता है कि ई यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के पश्चात ह्रस्व ई तथा ई को छोड़कर कोई भी सवर्ण वर्ण आए तो ई और या के स्थान पर क्या जाता है? य हो जाता है। इसके लिए भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मैंने संधि का एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से एक बार संधि को अच्छे से देख लीजिएगा। संधि एक बार देख लेंगे, 5-6 वीडियो है, पूर्णतः संधि तैयार हो जाएगा, वर्णमाला आपका पूर्णतः तैयार हो जाएगा। वो सब वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए 20 नंबर देखते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो देशभक्ति में समास यानी कि देश की भक्ति, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, यह एक सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। देखिए जहाँ पर और लग जाए, ध्यान से समझिए, जहाँ पर और लग जाए या जहाँ पर संयोजन का चिन्ह हो, इस तरीके से संयोजन का चिन्ह हो, तो यानी कि वह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जोड़ रहा है तो यहाँ पर संयुक्त हो रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य होता है। तो जहाँ पर और लग जाए या संयोजन चिन्ह हो तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। सुधीर पढ़ता है, यह एक सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यही मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, कि मैंने सुना कि नीना पास हो गई, मैंने सुना कि वह चली गई। ठीक है, तो ये सभी मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं।
22 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो इनमें से देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, तो यहाँ पे कृपया करके है तो ये करके जो आ गया तो ये अन्यथा में हो गया, तो ये गलत हो गया। कृपया खुले पैसे दें तो ये सही हो जाएगा। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, कृपया खुले पैसे दें, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यही आपका शुद्ध वाक्य है। कृपया खुले पैसे देने की दया करें, तो यहाँ पर देने की जो दया करें ये आपकी ये जो शब्द है यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि व्यर्थ का शब्द है। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, यहाँ पर कृपा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पहले से कृपया प्रयोग हो चुका है। आइए 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी और उत्तरदायी, इन चारों में आप लोग देखिए कि कौन सा है। तो ये आपका जो उत्तरदायी है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है। ये थोड़ा सा देखिए दोहा, सोठा, चौपाई में से अलग है। ये यहाँ पर 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है। तो इनमें ये गीतिका, तो जो गीतिका होता है ना, तो गीतिका में 26 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इनमें से जहाँ तक है उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पीताम्बर ओढ़े श्याम कृष्ण ये उपमेय है और नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन धूप ये उपमान है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास और तुलसीदास। तो इनमें से जो कबीरदास हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं हम लोग कि ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे। वे गुरु का बहुत सम्मान करते थे। वो लोग जाति पाति धर्म भेदों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। इस शाखा के प्रमुख कवि में जैसे कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या रविदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकादास आदि ये सभी क्या थे, ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित रहे हैं। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद देखा जाए तो तुलसीदास रामाश्रयी काव्यधारा के सगुण कवि हैं। ठीक है ना, तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के जो कि सगुण कवि हैं। आइए 27 नंबर देखते हैं, सदन मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी मूसी ईसा अल्लाह खां की है। नासिकेतोपाख्यान ये सदन मिश्र की है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो गोरा बादल की कथा है ये जटमल की है और प्रेम सागर ये लल्लू लाल की है। किसकी है, ये लल्लू लाल की है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सदर मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप गद्यांश को सबसे पहले न पढ़ें। आप सबसे पहले प्रश्न और ऑप्शन को देखें, पूरे प्रश्न को देख लें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। बहुत आसानी से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। प्रश्न है, देखिए पहला है, कुंती ने अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो कुंती अपने नवजात शिशु सुकुमार को कहाँ छोड़कर आई थी। तालाब है, नदी है, समुद्र है, कुआं है। अब इसका उत्तर गद्यांश मिलेगा। अभी इसको आप लोग स्किप करिए। फिर उसके बाद है 29 नंबर है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। सेवक, मल्लाह, पथ प्रदर्शक, भाग्य। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की, राधा को लाने की। फिर 31 नंबर है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। राधा और सेवक, सेना और सेवक, राधा और सेना, सेना और शिशु। फिर उसके बाद है, ठीक, इतने क्वेश्चन हो गए 31, 30, 29, 28। ठीक, आइए पहले अब इनको हम लोग देखते हैं। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो देखिए अब गद्यांश पढ़िए। गद्यांश में है कि
कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। पहले क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया, तो कहाँ पर आई, ये नदी में आ गई। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर यमुना जी में मिलती है। एक सवाल देखिए आपका ये बन जाएगा कि चंबल नदी यमुना में कहाँ आकर के मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर के मिल जाती है। तो ये भी आपका एक जीएस के रूप में सवाल हो गया। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अब एक सवाल आपका ये भी बन जाएगा कि यमुना गंगा से कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में जाकर के यमुना गंगा से मिल जाती है। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था। अब देखिए क्या है, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक, भाग उसे स्वयं बहाकर ले जा रहा था। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर या तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया, भाग्य उसे बहाकर ले जा रहा था। अब इसके बाद देखिए, काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा, देखिए कहाँ के राजा, चंपा नगरी के राजा, चंपा नगरी के राजा अधिरथ, कौन थे, अधिरथ, अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए। देखिए अगले क्वेश्चन का सवाल यहाँ पर मिल गया आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया कि जो अधिरथ थे वो अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, किसको आज्ञा दी, अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी, इसका आंसर मैंने बताया था पहले कि ये नदी में, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो स्वयं उसका भाग्य लेकर के जा रहा था, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया। अब इसके बाद है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी कि वो मंजूषा को पकड़ कर ले आए, यानी कि मंजूषा को लाने का आज्ञा दिया था, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे, तो जो चंपा नगरी के राजा अधिरथ थे ये अपनी पत्नी और सेवकों के साथ आए थे, तो उनकी पत्नी का नाम राधा था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राधा और सेवक हो जाएगा। अब इसके बाद 32 नंबर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब देखिए, प्रतिभाशाली छात्रों ने, ठीक है, विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं, तो प्रतिभाशाली छात्रों ने, प्रतिभाशाली छात्रों ने, ये बिल्कुल सही है। विद्यालय का नाम ये भी सही है। रोशन किए जो तीसरा है ये गलत है, ठीक ना, यहाँ रोशन नहीं बल्कि रोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोशन होना चाहिए, तो रोशन किए तो यहीं पर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये तीसरा दिया हुआ है, तो यही आपका ये गलत है। 33 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। म्याऊं की ठौर पकड़ना, म्याऊं मतलब बिल्ली होती है और उसकी ठौर पकड़ना, ठीक है। प्रकुपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना, जोखिम का कार्य करना, यानी कि ठौर क्या होता है, एक स्थान या जगह होता है, ठीक है ना, स्थान या जगह होता है। अब यहाँ पर म्याऊं बिल्ली के संदर्भ में है, ठीक है, तो अब म्याऊं की ठौर पकड़ना यानी कि उसके जगह और स्थान पर जाना एक तरीके से जोखिम का कार्य करना है, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जोखिम का कार्य करना। आइए 34 नंबर देखते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रश्नों को समझा करके उत्तर दिया जा रहा है। आप लोग अच्छे से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। अब बहुत कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। आप लोग हिंदी में सबसे पहले शब्दों के अर्थों को पकड़ना सीख लें। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मगधी अपभ्रंश से, अर्ध मगधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब उसके बाद है भगवद गीता का संधि विच्छेद है, भगवत धन गीता, भग धन वद धन गीता, भगवत धन गीता, भग धन वद गीता, तो इनमें से देखिए आपका जो सी वाला है ये सही हो जाएगा, भगवत धन गीता होगा तो होता है। ये अपने ही वर्ण के
तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो त के स्थान पर द लग जाएगा तो भगवत गीता हो जाएगा। जैसे जगदीश का संधि विच्छेद करना हो, जगदीश का तो जगत धन ईश होता है। क्या होता है? जगत धन ईश होता है। ठीक है, जगत धन ईश होता है तो जगदीश हो जाता है। तो त का द में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक, ये व्यंजन संधि है। आपको संधि का बहुत अच्छा वीडियो मिल जाएगा। मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग वहां से संधि जरूर देख लीजिएगा। न केवल इसी परीक्षा की दृष्टि से बल्कि अन्य आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। आइए 36 नंबर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधुरी, लोकायतन, युगवाणी, चिदम्बरा। तो सुमित्रा नंदन पंत को सन 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला हुआ था। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चिदम्बरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। तो 1968 में कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है, आइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का भी वीडियो बना हुआ है। मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग एक बार उस दिवस को ज़रूर देख लीजिएगा। पक्का 100% 1-2 दिवस पूछा जाएगा और आप लोग वहां से आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही चुनिंदा दिवसों को मैंने एकत्रित किया है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब सामान्य ज्ञान को देखते हैं। जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चूँकि देखिए, जो पुलिस की परीक्षा है वो एक बार फरवरी में हुआ था और वो रद्द हो चुका था, फिर दोबारा परीक्षा हो रहा है। तो फरवरी के हिसाब से जो करंट अफेयर पूछा जाना था वो जुलाई से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर पूछे जाने थे। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर आपका जुलाई 2023 का दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको 2024 वाला भी डाटा बता दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ था? तो इससे 112वां स्थान मिला हुआ था। ठीक है, जबकि 2024 के अनुसार 116वें स्थान पर भारत है। इसको नोट कर लीजिएगा कि 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर आ गया है? 116वें स्थान पर आ चुका है। अब आइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए, जो सामान्य ज्ञान होगा उस सामान्य ज्ञान में आपका इतिहास होगा, भूगोल होगा, संविधान का होगा, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र हो जाएगा, आपका विज्ञान से संबंधित केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हो सकता है सामान्य ज्ञान के अकॉर्डिंग। अब उसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल हो सकता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पुलिस विभाग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान का यही है जिसको आप कह सकते हैं, कोई और छोड़ नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दे सकता है। इसलिए सामान्य ज्ञान को आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन अधिकतर फोकस आप लोग हिंदी पर करिए और रीजनिंग पर करिए। तो इन दोनों से आप लोग मान के चलिए कि 60 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सामान्य ज्ञान और मैथ में से यदि आप लोग 50 क्वेश्चन कर लिए तो 150 में 110 क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, उतने में सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग के पास समय है, 23 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और जिनमें सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। यह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। अब इसके अलावा यदि बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज है। अब इसके बाद बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कह सकते हैं कि छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो महोबा हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो हापुड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लखीमपुर खीरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, इरूलर, पनियन, राजी। तो कुल मिला के देखिए, ये कोई जनजाति है नहीं, राजी, पनियन, इरूलर कोई जनजाति नहीं है। यहाँ पर गोंड जनजाति दिया है, तो यही ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा गोंड जनजाति। लेकिन बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो समूह है वो जनजाति समूह कौन सा है, तो वो जनजाति समूह भील है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक
जनजाति समूह भील जनजाति की है, उसके बाद गोंड की है, फिर उसके बाद संथाल का है, फिर उसके बाद उरांव का है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी जनजाति समूह भील, दूसरे नंबर पर गोंड, तीसरे नंबर पर संथाल, चौथे नंबर पर उरांव है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अब इसके अलावा जनजाति संबंधित और भी कुछ चीज़ों को आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। चूँकि देखिए कोई बोर्ड नहीं है, ये मोबाइल का स्क्रीन है, इस पर बहुत सारी चीज़ों को लिखना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैं उसको वर्बली तरीके से बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अब जनजाति संबंधित आप लोग नोट कर लीजिए। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशतता में मिजोरम में निवास करती है। अब इसके बाद बात की जाए जनजाति, तो कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे जनजाति जनसंख्या पाई नहीं गई है, जनगणना वहाँ का नहीं हो पाया है, या कह सकते हैं वहाँ पे जनजाति जनसंख्या ही नहीं, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, ये सभी जो ऐसे राज्य हैं, सभी नहीं, जिसका मैंने नाम बताया, क्या क्या, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, इन राज्यों में कोई भी जनजाति समूह नहीं है, न जनजाति संख्या निवास करती है। तो आप लोग जनजाति संबंधित इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। आइए अब 41 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, ये भी सही है। सिलिका बालू इलाहाबाद या प्रयागराज में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो यूरेनियम है ये झांसी में नहीं पाया जाता है, बल्कि कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। तो राइट ऑप्शन आपका करेक्ट सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। अब इसके बाद 42 नंबर, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे? कृषि वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, लेखक, अर्थशास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कि 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन का निधन हो गया। वो क्या थे? वे एक कृषि वैज्ञानिक थे और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। अब हरित क्रांति से संबंधित चीज़ों को आप समझिए कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। विलियम गॉड ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद बात किया जाए तो हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में बताइए कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, अब आइए 43 नंबर हम लोग देखते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका झांसी हो जाएगा, सी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? द्रम, दिनार, टंका, रुपका। तो यहाँ पर दिनार के नाम से जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है वैद्युत को यांत्रिक में, चुंबकीय को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डायनेमो लगा होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब आइए 46 नंबर देखते हैं। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंकज त्रिपाठी, हिमांशु धूलिया, विधु विनोद चोपड़ा, एकता कपूर। तो यहाँ पर नवंबर 2023 में जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था ये एकता कपूर को, जो कि एक सीरियल की ये डायरेक्टर है। तो एकता कपूर को ये दिया गया था और यह अवार्ड पाने वाली पहली यह डायरेक्टर भी है। तो राइट ऑप्शन आपका एकता कपूर हो जाएगा, डी वाला। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 8 वर्ष है, 6 वर्ष है। तो पहले देखिए 6 वर्ष था, लेकिन 2012 के संशोधन के बाद अब उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद धारण की अवधि यानी कि उसका कार्यकाल अब 8 वर्ष का हो गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? प्रकाश का वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया था? बंगलुरु, हैदराबाद, पंचमढ़ी, वाराणसी। तो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क का आरंभ किया गया और यहाँ पर चारों प्रकार के कह सकते हैं कि रेशम का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब वो चारों प्रकार के रेशम कौन कौन से थे? तो आप लोग उनका नाम जानते होंगे।
पहले से ही। तो समझ लीजिए कि एक मलबरी, दूसरा टसर, तीसरा ईरी, चौथा मूंगा, ये 4 प्रकार के रेशम होते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों रेशम जो है कि यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। सबसे पहले ये समझिए कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से जो 7वीं अनुसूची है वो राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा, विद्युत, पुलिस, वन। तो ये जो पुलिस है ये राज्य सूची का विषय होता है, जबकि शिक्षा, विद्युत और वन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। अब इन तीनों में कितने कितने विषय हैं इसको आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, ठीक है ना। अब आइए 51 नंबर, निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो 3 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 3 दिसंबर के दिन विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता, सर्वग्रहणकर्ता, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है, यानी कि जो सबको दे सकता है उसे सर्वदाता कहते हैं। तो ओ वाले जो व्यक्ति, ओ रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वे सर्वदाता के रूप में होते हुए किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकते हैं। जबकि ए बी क्या होता है, तो ये ए बी सर्वग्राही होता है, ये सभी लोगों से ले सकता है। 4 प्रकार के रक्त समूह बताए गए हैं। ए देखिए, ए है, बी है, फिर ए बी है और चौथा ओ है। तो ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ। तो ओ को सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। घी में, मक्का में, चावल में, मांस में। तो इन चारों के हिसाब से देखना है ना। तो ये घी में आपका उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी की मात्रा अधिक हो जाएगी। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, वाराणसी में। तो जो लिंगराज मंदिर है, ये लिंगराज मंदिर ये भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी भी है, तो भुवनेश्वर में स्थित है। और यह नागर शैली में है। किस शैली में है, नागर शैली में है, ठीक है, नागर शैली में है यह मंदिर, लिंगराज मंदिर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनिल मेडवेडेव, कार्लोस अल्कराज। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। देखिए एक ज़रूरी सूचना आप लोग सुन लीजिए कि आप लोग जो ओलंपिक का अभी जो हुआ है, आप लोग पूरा ओलंपिक पढ़ लीजिएगा। उस ओलंपिक से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। हो सकेगा तो मैं ओलंपिक से संबंधित एक कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिएगा। 56 नंबर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में, कालपी में, प्रयाग में, द्वारका में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिठूर में स्थित है। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। अब आइए 57 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर बी, बलबन, ठीक है, ये बलबन हो जाएगा। तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं रही हैं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, ठीक है। ऐसी धारणा रही है किसकी, बलबन की। आइए 58 नंबर देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 58 नंबर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम और जेनेवा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में कार्यशील अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देशों में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, ठीक है ना।
तो 193 देशों में 187 देश क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना यदि पूछा जाए कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो उनके लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और इसके आगे 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, पलाश, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पलाश के लिए, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के लिए पलाश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथन, डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर के बालकृष्ण। तो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष के जो अध्यक्ष हैं वो तो के सिवान हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के सिवान नहीं होंगे भाई, ये पहले। तो वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ, ये के सिवान के स्थान पर हो चुके हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसे आप स्पीकर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी सहारनपुर में, बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 64 नंबर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है औरैया, श्रावस्ती, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला रहा है वो गौतम बुद्ध नगर रहा है, जिसकी प्रतिशतता 80.1% लगभग है। तो इसका जो सही आंसर है वो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए 66 नंबर देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है, भारत का कृषि उद्योग, भारत का मुर्गी पालन उद्योग, भारत का दुग्ध उद्योग, भारत का खनन उद्योग। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उद्योग से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत का दुग्ध उद्योग। 67 नंबर है। टिटेनस का कारण होता है क्लास्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज या साल्मोनेला। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टिटेनस का जो मुख्य कारण होगा वो क्लास्ट्रीडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 है। निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित जिला नहीं है, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर या बस्ती। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए। तो देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस से लाभान्वित जिले कौन कौन से, पहले इसको समझिए। तो देखा जाए तो लाभान्वित जिले में आपका गोरखपुर है, आजमगढ़ है, संत कबीर नगर है, अंबेडकर नगर है। ठीक है ना, तो अंबेडकर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर है। लेकिन जो बस्ती है ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित नहीं है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है टिहरी, दामोदर, चंबल और कोसी। तो इनका जो सही आंसर है दामोदर नदी घाटी भारत की सबसे पुरानी कह सकते हैं। इनमें से इन चारों में ये परियोजना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो देखा जाए तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। कुल 75 क्वेश्चन करने हैं।
हिंदी और सामान्य ज्ञान के। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? शिवकीला, जोजिला, नाथुला, जेलेपला। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो शिवकीला दर्रा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1975 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी और युद्ध पश्चात क्या हुआ था? बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। तो मीर जाफर और किसके बीच हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? ये आपका रहा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, अब आगे 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है उपन्यास, नाटक, कविता या छोटी कहानी? ठीक है, तो इसका देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है वो किसका संग्रह है? उपन्यास का, कविता का, नाटक का या छोटी कहानी का? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कविताओं का है। ठीक है ना, किसका है? कविताओं का है। और इसी 1913 में इनको एक पुरस्कार भी दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है ना, पहला पुरस्कार दिया गया था भारत का। उस पुरस्कार का नाम बताना है आप लोगों को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कृत के कारण ही इनको वो पुरस्कार मिला था। अब आइए 74 नंबर देखते हैं। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? 1916 में, 17 में, 18 में या 29 में? तो 1917 में इन्होंने साबरमती की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन आपका 17 हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से? सितार से, तबला से, सरोद से, बांसुरी से? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तबला हो जाएगा। अब इसमें कुल हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट के रूप में हल किया। अब जो 75 क्वेश्चन होंगे वो रीजनिंग और मैथ से होगा। तो आप लोग रीजनिंग पर विशेष जोर दीजिए और हिंदी पर विशेष जोर दीजिए, उनको अच्छे से पढ़िए, इन दोनों पर फोकस कर लीजिए। तो जहाँ तक है कि सफलता ज़रूर हाथ लग जाएगी। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक अगला जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और आपके समकक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए और परीक्षा की तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।